तो आपको जानकर ताज्जुब हो गया, मैक्सिमम हॉस्पिटल्स उनको फायर एनओसी नहीं थी। सबसे बड़ी उसमें महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह है कि नगर निगम का फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाए और निर्धारित 53 बिंदुओं पर जांच करके 53 बिंदु हैं उस पे इंस्पेक्शन जांच रिपोर्ट दे कि वो अस्पताल आज भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स लागू होने के बाद भी बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज संचालित कर रहे हैं, जो कि फायर सेफ्टी एक्ट का सीधा उल्लंघन है। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि भोपाल के कई अस्पतालों को फायर एनओसी मिली लेकिन बेसमेंट को नगर निगम ने ओवरलुक कर दी। मेरे दृष्टिकोण से उस सीएमएचओ के ऊपर बहुत गंभीर कार्रवाई होना चाहिए जिसने फायर सेफ्टी एनओसी एक्सपायर होने के बाद भी उस हॉस्पिटल को संचालन की अनुमति दी। मेरे दृष्टिकोण से नगर निगम की उस टीम के ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए जो कि बिना देखे, बिना कुछ अच्छे पूरी ठोस निरीक्षण किए उनको एनओसी जारी कर देते हैं। मैं बड़े भारी और दुखी मन से ये बात कहूंगा कि इन सारे कामों में कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार शामिल है। नमस्कार दर्शकों, हमारे एक और नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाल ही में जबलपुर शहर के एक निजी अस्पताल में हुई अग्नि दुर्घटना के बारे में। इस दुर्भाग्यजनक घटना में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। क्या ये मौतें रोकी जा सकती थीं? क्या केवल अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई कर लेना ही काफ़ी है? क्या जो सरकारी विभाग जिम्मेदार हैं, क्या एक ही विभाग जिम्मेदार है या इससे अधिक विभाग जिम्मेदार हैं? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जो 2020 में गाइडलाइंस दी गई थी, निर्देश दिए गए थे, उसकी अवहेलना नहीं है? क्या राज्य सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनको कि गृह मंत्रालय के अग्निशमन विभाग द्वारा भी समय समय पर चेताया गया था, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई? तो आज तमाम जानकारियों को लेकर के हम इकट्ठे हुए हैं कि इनके कारण क्या रहे और क्या इनको इस तरह की घटनाओं को हम भविष्य में रोक सकते हैं। तो इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है शहर के जाने माने पत्रकार, विशेल ब्लोअर तथा पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की दिशा में लगातार कार्य कर रहे श्री रमेश शर्मा। तो रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रमेश जी वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे प्रदेश बल्कि कई राज्यों में आपकी जो आपने सूचना के अधिकार के तहत जानकारियाँ प्राप्त की हैं, उन पर बहुत सारे एक्शन भी हुए हैं और लगातार उनका मिशन जारी है। तो रमेश जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये जो घटना हुई है, तो इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, ऐसा है कि ये दुर्घटना पूरी तरह से मानवीय भूल है और मानवीय भूल से हुई दुर्घटना को किसी भी तरह से क्षमा नहीं किया जा सकता है। किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी संस्थान उसको जब तक के पूरी सावधानी के साथ उसको स्थापित नहीं किया जाता है, शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत उसकी स्थापना नहीं होती है, तब तक के मानवीय भूल होने के चांसेस पूरे बने रहते हैं। अब जैसे आपने जबलपुर की घटना की बात करी, जबलपुर की नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसके पहले नवंबर में हमीदिया अस्पताल के कमला नेहरू वार्ड में भी ऐसी ही घटना हुई थी और उस घटना को संज्ञान में लेते हुए मेरे द्वारा इस विषय पे काफ़ी अध्ययन किया गया। तो जो अध्ययन से तथ्य सामने आए वो तथ्य ऐसे हैं जो कि वाकई में चौंकाने वाले हैं जी। गुजरात में कोविड के पीरियड में एक राजकोट के अस्पताल में जब आग लगी थी अस्पताल में, तो लोग जिंदा जल के मर गए थे। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं स्वसंज्ञान लेते हुए ऑर्डर निकाला था, एक डायरेक्शन जारी किया था कि सभी संस्थानों विशेषकर हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। तो फायर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2020 को सभी राज्यों के मुख्य सचिव को ये डायरेक्शन दिया था कि इसमें आपको क्या क्या करना है, फायर सेफ्टी रूल्स का पालन करना है, समय समय पर फायर ऑडिट करना है, उनके इंस्ट्रूमेंट चेक करना है, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट चलाने के लायक है या नहीं है, वो लोगों में वो जागरूकता होने, ऐसे कम से कम 10 से 15-20 पेज का डायरेक्शन 18 दिसंबर 2020 को पारित हुआ। मेरे द्वारा जब ये डायरेक्शन को लेकर के काम किया गया तो मैंने फिर पुनः अपने स्टेट को फोकस करते हुए मध्य प्रदेश के
नगर निगम जो कि फायर सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है, नगर निगम भोपाल या नगरीय प्रशासन विकास विभाग, वहां मैंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त की। शुरुआत मैंने भोपाल से करी। जब मुझे पता लगा कि यहाँ पर कम से कम 1000 के ऊपर होटल है, रेस्टोरेंट है, 500 के अस्पताल, 600 के आसपास अस्पताल हैं, नर्सिंग होम्स हैं, तो ये जानकारी जब मैंने नगर निगम से प्राप्त करी तो आपको जानकर ताज्जुब हो गया, मैक्सिमम हॉस्पिटल्स उनको फायर एनओसी नहीं थी। जब ये जानकारी मेरे पास आई तो 20 नवंबर 2021 को मैंने नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त को सारे तथ्यों के साथ अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया। उस रिप्रेजेंटेशन का ये असर हुआ, उसमें मैंने तमाम दस्तावेज लगाए। मैंने अपनी पत्रिका ओपन आई न्यूज़ में और कई अखबारों में ये सारी घटनाओं का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, राइट टू हेल्थ सेक्शन 21 का हवाला देते हुए इन सरकार से रिक्वेस्ट करी कि कृपया अभी भी आप जिन जगह फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा है। कब इस रिप्रेजेंटेशन को दिया और किन किन को दिया? ये मैंने 20 नवंबर 2021 को मतलब नगरीय प्रशासन विभाग, जिसके अंडर में सारे प्रदेश के नगर निगम आते हैं, उनको दिया, सीएमएचओ को दिया, चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर को दिया, क्योंकि हॉस्पिटल्स उन्हीं के अंडर में आते हैं। आपको कुछ प्रतिक्रिया मिली? हाँ, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप मुझे 1 महीने बाद आयुक्त नगरीय प्रशासन द्वारा नगर निगम के कमिश्नर को जारी किया गया पत्र की कॉपी मिली, जिसमें उन्होंने ये साफ डायरेक्शन दिया कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जाए। एक और विशेष बात मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा। ये कब आदेश पारित हुआ? ये 28 दिसंबर 2021 को। इस रिप्रेजेंटेशन में मैंने होम मिनिस्ट्री के डीजी फायर, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सेफ्टी के उन तमाम पत्रों को भी इनक्लोज किया, संलग्न किया, जिसमें 2011, 2017, 2018, 2019 और 2020 के वो सारे पत्र जो कि राज्य के मुख्य सचिवों को संबोधित थे, उसका हवाला दिया, जिसमें उन्होंने विशेष निवेदन किया है कि आप अपने राज्य में मॉडल बिल जो कि फायर प्रिवेंशन को लेकर के लागू होना है, उसको लागू किया जाए। इस प्रक्रिया को 20 दिसंबर 2021 के बाद जब ये मुझे जानकारी मिली, तब नगर निगम ने सारे फायर हॉस्पिटल्स की सेफ्टी को देखते हुए सबको नोटिस जारी किए, सबको किए। यहाँ अपन विशेष रूप से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, होटल को भी किए, रेस्टोरेंट को भी किए, कोचिंग सेंटर्स को भी किए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस प्रक्रिया को इनको बारीकी से देखना चाहिए, उस प्रक्रिया का, उस नियम जानना चाहूंगा थोड़ा प्रक्रियाएं क्या वो प्रक्रिया दर्शकों को जरूर बताएं। सबसे बड़ी उसमें महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये है कि नगर निगम का फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाए और निर्धारित 53 बिंदुओं पर जांच करके, 53 बिंदु हैं, उस पर इंस्पेक्शन जांच रिपोर्ट दे कि भाई इसमें ये लगा है कि नहीं। उसमें तमाम जांचें हैं, उसको ये लोग टेम्परेरी सर्टिफिकेशन देते हैं। हुआ क्या है, आज भी अभी भी आप भोपाल के, अगर अपन सिर्फ भोपाल की बात करें, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर ये तो बहुत बड़े शहर हैं, अगर आप भोपाल की बात करें, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताना चाहूंगा कि जब मैंने सर्वे किया, इन्वायरमेंटल स्टडी करी, फायर सेफ्टी स्टडी करी, इसका प्रेजेंटेशन तैयार किया, तो मैं शहर के प्रमुख अस्पतालों में गया, जहां मैंने ये पाया कि वो अस्पताल आज भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स लागू होने के बाद भी बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटीज संचालित कर रहे हैं, जो कि फायर सेफ्टी एक्ट का सीधा उल्लंघन है। मतलब अगर आप बेसमेंट में, तो बेसमेंट का उपयोग मतलब किसी बेसमेंट का नगर निगम के आदेश में, उसकी परमिशन में स्पष्ट लिखा है कि बेसमेंट का, तलघर का उपयोग आप केवल पार्किंग के लिए कर सकते हैं। और उसमें भी मैंडेटरी ये है कि बेसमेंट में एक एग्जिट हो, एक एंट्री हो। सपोज मान लीजिए किसी अस्पताल में बेसमेंट में डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, मरीज बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, 25-50 लोग बैठे हुए हैं, भगवान न करे वहां अगर आग लगी, आग लगने के बाद उनको उस बेसमेंट से 25-30 सीढ़ी पार करके बाहर आने के लिए किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी कल्पना आप, मैं और सब कर सकते हैं। तो नियम ये कहता है कि आप बेसमेंट में किसी भी तरह का ऐसा व्यावसायिक काम ना करें जो कि भविष्य में खतरा पैदा कर सके। लेकिन अभी आप शहर में जाइए, कई बड़े अस्पताल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप बड़े से बड़े अस्पताल में जाइए,
किसी हॉस्पिटल के बेसमेंट में एक्सरे यूनिट लगी है, किसी हॉस्पिटल के बेसमेंट में अकाउंट ऑफिस लगा हुआ है, किसी हॉस्पिटल के बेसमेंट में डॉक्टर की क्लिनिक है, उसी में कई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं, वहीं मरीज बैठे हुए हैं। अब आप कल्पना करिए कि खुदा ना खास्ता अगर बेसमेंट से आग, जो कि सबसे ज़्यादा खतरा होता है आग लगने का, चैम्बर में तो होता ही है, लेकिन अगर बेसमेंट में है तो वहाँ आपके पास भागने की जगह भी नहीं है। ये घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, लेकिन ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि भोपाल के कई अस्पतालों को फायर एनओसी मिली, लेकिन बेसमेंट को नगर निगम ने ओवरलुक कर दिया। मतलब उन्होंने कहा नहीं साहब, वो तो हमारा काम नहीं है, वो नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा का काम है। तो भवन अनुज्ञा हुआ ना, विभाग तो एक ही हुआ। अब अगर आप बोलोगे कि ये भवन अनुज्ञा शाखा का है, भवन अनुज्ञा बोलेगा ये फायर का सेफ्टी का काम है, लेकिन जिम्मेदारी तो ओवरऑल नगर निगम की है। नगर निगम ने कैसे बिल्डिंग परमिशन दे दी उस बेसमेंट में जहां पार्किंग होना चाहिए, वहां आप व्यवसायिक गतिविधि चला रहे हैं। हॉस्पिटल छोड़िए, आप थद्दाराम कॉम्प्लेक्स जाइए, बड़े बड़े कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स जाइए, आपको बेसमेंट में कई व्यावसायिक गतिविधियां मिलती रहेगी, पैथोलॉजी लैब आपको मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगी। ये फायर सेफ्टी प्रिवेंशन एक्ट का सबसे बड़ा उल्लंघन है जी। तो इसको लेकर के किस तरह के दंडनीय प्रावधान हैं उसके बारे में भी ये दुर्भाग्य का विषय है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। कई राज्यों में फायर सेफ्टी एक्ट लागू है, महाराष्ट्र में है जी, महाराष्ट्र में है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में अटल बिहारी संस्थान है, मैं पूरा नाम फायर सेफ्टी, हाँ, उन्होंने अपनी 24 पेज की फायर सेफ्टी एक्ट का ड्राफ्ट सरकार को भेज के 3 साल हो गए। उसको विधानसभा से अप्रूव करवाना है, मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट लागू करवाना है, जो आज तक नहीं हुआ। परिणाम, दोषियों को आप किसी भी धारा के तहत आप दंडनीय धारा के तहत आप कार्रवाई नहीं कर सकते। जैसे जबलपुर में सीएमएचओ को सस्पेंड किया गया, फायर ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। धारा 304 में मतलब कौन सी एक धारा है, मतलब गैर इरादतन पर, ये कोई सजा थोड़ी है। अगर आपने फायर सेफ्टी एक्ट का उल्लंघन किया, आपने लोगों की जान ली, तो आपने संविधान की धारा 21 का खुला उल्लंघन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय 18 दिसंबर 2020 प्रकरण क्रमांक में आपने मुख्य सचिव को जिसमें निर्देश दिया गया है कि इस पर आपको बहुत गंभीरता से काम करना है, आपने प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उस डायरेक्शन का भी एक तरह से उल्लंघन किया। फायर सेफ्टी एक्ट नहीं है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। अभी आप देखिए, कई फेसबुक पे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसकी जान गई, जो कमला नेहरू अस्पताल में बच्चे मरे, क्या हुआ उनका? आज बताइए, आपने फायर सेफ्टी नॉर्म्स लगा दिए, लेकिन जिनकी जान चली गई उसके लिए उनकी भरपाई कैसे होगी? आप 10 लाख 20 लाख देके उनको कर देंगे, लेकिन जब तक के इस तरह की खतरनाक मानवीय भूल का की सजा, पनिशमेंट कानूनी रूप से नहीं मिलेगी, तब तक के ये फायर सेफ्टी एक्ट के लागू करना नहीं करना कोई फायदेमंद नहीं है। तो शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़े विषय को बहुत सरल और सारगर्भित तरीके से हमारे दर्शकों को बताया। हम समझते हैं कि न केवल हमारे दर्शकों को ये जानकारी मिली होगी, बल्कि जो जिम्मेदार लोग हैं वे भी चेतेंगे। जो ऐसे लोग हैं इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें भी समझ जाना चाहिए और आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार को भी त्वरित। अंत में मैं एक बात रविंद्र जी और जोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। आज दुर्घटना को 2 दिन हो गए। मैं खुली चुनौती देता हूं, नगर निगम की फायर सेफ्टी टीम निकले। भोपाल में आज की डेट में चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर भोपाल के रिकॉर्ड के अनुसार जो मुझे आरटीएम प्राप्त हुआ है, 348 हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम भोपाल में है। ज्यादा है, हो सकता है 500-600 हो। कईयों ने एनओसी ले ली। फायर ऑफिसर से मेरी बात हुई, ने कहा भाई 500 ने एनओसी ली। एनओसी लेना एक अलग बात है, लेकिन आप जाके वहां देखिए कि क्या उसका पालन हो रहा है। नंबर 1, बेसमेंट में आज भी गतिविधि चालू है। और उसके बाद क्या आपने वहां जाके देखा है कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है, हॉस पाइप है, पानी का टैंक भरा हुआ है? क्या आपकी गाड़ी इतनी सक्षम है कि उन अस्पतालों में गली कूच में घुस के आग बुझा सके? उससे भी बड़ी बात, आज तक जो मैं महत्वपूर्ण आपको बात बता रहा हूं कि फायर की सबसे बड़ी वजह जो है
सबसे बड़ी वजह वो आप मेरे से पूछना भूल गए कि फायर की सबसे बड़ी वजह 75% हिंदुस्तान में अग्नि दुर्घटना की वजह इलेक्ट्रिफिकेशन में गलत इलेक्ट्रिफिकेशन होना, बिना ASI मार्का के इलेक्ट्रिफिकेशन होना। किसी भी अस्पताल में आप जाइए, आपको ज्यादातर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मिलेगी। और शॉर्ट सर्किट की सबसे बड़ी वजह यह है कि नेशनल बिल्डिंग कोड एक्ट वो साफ बोलता है कि जिस भवन में भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो उसमें आपका वायर, स्विच और वो जो प्लग लगता है, MCB कहते हैं जिसको, ये सारे इक्विपमेंट जो है वो ISI मार्क का होना चाहिए। मगर आप अभी मैं खुली चुनौती देता हूं, आप चेक कर लीजिए, आपको किसी जगह पे 100% ISI मार्कर नहीं मिलेगा। यही वजह है कि जैसे अस्पताल में लोड बढ़ता है, पेशेंट बढ़ते हैं, AC के पावर बढ़ता है, कुछ और कारण होते हैं, तो शॉर्ट सर्किट से आग लगती है। देखिए, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम अग्नि दुर्घटना की वजह शॉर्ट सर्किट है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जब तक के नगर निगम भवन अनुज्ञा में ISI मार्का के इलेक्ट्रिफिकेशन को नहीं देखता है, जिसका कि गाइडलाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने निर्धारित की है, नेशनल बिल्डिंग कोड में दिया हुआ है। नेशनल बिल्डिंग कोड में हर चीज साफ साफ दी हुई है कि इस भवन में क्या साइज होना चाहिए, कितना वो लगना चाहिए, फायर सेफ्टी का एग्जिट कितना होना चाहिए, किस कमरे का क्या रूप होना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये हमारा मतलब बदकिस्मती है आम जनता की कि जो सरकारी विभाग जिम्मेदार, जैसे नगर निगम है, हेल्थ डिपार्टमेंट है या अस्पताल को परमिशन देने वाले लोग हैं, ये इन सारी चीजों को ओवरलुक करते हैं। NOC देना एक अलग चीज है, NOC दे दी, उन्होंने NOC लगा दी कि साहब हमारे पास NOC है, लेकिन क्या उस NOC के 53 बिंदुओं पर सही ढंग से काम हो रहा है, इस बात को संबंधित लोगों को बहुत बारीकी से देखना चाहिए। और मुझे ऐसा पता लगा अभी नगर निगम के कमिश्नर के जरिए कि भाई इन्होंने भोपाल की ने और CM ने भी घोषणा करी कि मध्य प्रदेश के सारे हॉस्पिटल का फायर एडिट होगा। ये पहले उठ जाना चाहिए था, ये काम बहुत पहले होना। दुर्घटना का इंतजार हम वेट कर रहे हैं, कमला नेहरू हॉस्पिटल में लगी, तब इन्होंने कहा चलो चलो फटाफट NOC ले लो। अब जबलपुर में लगी, चलो मध्य प्रदेश चेक करो। अब ये 1 महीना 2 महीना बढ़िया चलेगा, उसके बाद सब वही, फिर कोई दुर्घटना हो गई, फिर लोग जागेंगे। लेकिन जब तक के जिस व्यक्ति की गलती से, मेरे दृष्टिकोण से उस CMHO के ऊपर बहुत गंभीर कार्रवाई होना चाहिए, जिसने फायर सेफ्टी NOC एक्सपायर होने के बाद भी उस हॉस्पिटल को संचालन की अनुमति दी। मेरे दृष्टिकोण से नगर निगम की उस टीम के ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, जो कि बिना देखे, बिना कुछ अच्छे पूरी ठोस निरीक्षण किए उनको NOC जारी कर देते हैं। कल्पना करिए, आपकी जरा सी लापरवाही से, जरा सी लापरवाही को बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर आप बिंदुओं पर वो कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़े भारी और दुखी मन से ये बात कहूंगा कि इन सारे कामों में कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार शामिल है, और भ्रष्टाचार ही हर लापरवाही की जड़ है। अगर भ्रष्टाचार हुआ, आपने सही इंस्पेक्शन नहीं किया, नियमों का सही पालन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार फायर ऑडिट नहीं किया, तो आप मान के चलिए कि इसके पीछे कहीं ना कहीं से इनविजिबली, अपरोक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये आप बात कर रहे हैं जबलपुर की, आप बात कर रहे हैं भोपाल की, आप बात करेंगे ग्वालियर की, आप बात करेंगे इंदौर की, आप बात करिए रायसेन जिले की, आप बात करिए बैतूल की, आप बात करिए अलीराजपुर की, आप बात करिए राजगढ़ की। क्या वहां के CMHO, क्या वहां के नगर निगम अधिकारी जाके देखते हैं? अभी मैंने 2 महीने पहले अस्पतालों के, पूरे भोपाल संभाग के अस्पतालों की RTI में जानकारी ली है। उस RTI में जानकारी में प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य का 6 अगस्त 2021 का एक आदेश है, जिसमें इन्होंने समस्त मध्य प्रदेश के CMHO को निर्देशित किया है कि अपने अपने क्षेत्र के नर्सिंग होम हॉस्पिटल का निरीक्षण करें, और उस निरीक्षण के बिंदु क्रमांक 4 में लिखा है वेदर दिस हॉस्पिटल नर्सिंग होम इज हैविंग फायर NOC और नॉट। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात। 6 अगस्त 2021 का ACS प्रमुख सचिव, सॉरी ACS है। मैंने RTI में जानकारी प्राप्त करी, रविंद्र जी, ताज्जुब होगा आपको। रायसेन में 150 अस्पताल है, 9 अस्पताल को निरीक्षण हुआ। बैतूल में 100 के ऊपर अस्पताल है, 4 हॉस्पिटल का निरीक्षण हुआ। हरदा में 2 हॉस्पिटल, होशंगाबाद 4 हॉस्पिटल,
लेकिन उससे भी ताज्जुब की बात है कि तीसरे चौथे नंबर पे जो फायर एनओसी का है वहां पे लिखा है नील। अब आप कल्पना करिए वो अस्पताल चल रहे हैं, मतलब नील से क्या, नील से अर्थे के लिए ही नहीं, क्योंकि वहां नगर निगम नहीं है, वहां नगर पालिका है। छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में अस्पताल वाले जाके कभी बोलते ही नहीं कि साहब हमारे फायर एनओसी दो। ये हाल अगर शहर के हैं, प्रमुख शहर के हैं, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, तो आप भोपाल संभाग, नर्मदापुरम संभाग, सागर संभाग, जितने 7-8 हमारे संभाग हैं, उनके जिलों में मैं तो गया हूं, मैं तो इंटीरियर में गया हूं, उन अस्पतालों में फायर सेफ्टी नाम तो छोड़िए, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। और वो बड़े शान से सीएमओ से लिखते हैं, निरीक्षण में पाया गया कि इनके पास फायर एनओसी नहीं है। मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं तो सरकार को बोलता हूं सरकार मेरे से रिकॉर्ड ले। वो अभी मैं भोपाल संभाग के रिकॉर्ड दे सकता हूं आपको, पूरे भोपाल के अस्पतालों का रिकॉर्ड दे सकता हूं, भोपाल संभाग के जितने जिलों के अस्पताल उनके रिकॉर्ड दे सकता हूं, और उनको ये बता सकता हूं कि इन्होंने कितनों का निरीक्षण किया जिसमें फायर एनओसी को लेकर के उनकी क्या टिप्पणी है। जब प्रमुख एसीएस असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी के 6 अगस्त 2021 के पत्र को ही गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, तो अब आप कल्पना करिए कि प्रदेश में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के कितनी गंभीरता बढ़ती जा रही है। भोपाल में ही आप देख लीजिए, अभी चलिए आप एक अस्पताल आप घूमते फिरते जाइए, बेसमेंट में जाइए, आपको बढ़िया कॉमर्शियल एक्टिविटी चलती मिलेगी। आप क्या वेट कर रहे हैं? आप क्या कल्पना कर रहे हैं कि जब होगा तब देखेंगे? आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब आग लगेगी उसके बाद हम 100 नंबर पर डायल करेंगे, वो आके बोलेंगे कि अरे साहब आपके एक्सटिंग्विशर कहाँ है? अगर अस्पताल के स्टाफ को बुला के बोला कि एक्सटिंग्विशर चलाओ, गलत, मेरे को तो आते ही नहीं। तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आई मीन टू से it is the responsibility of the government to give safeguard to the health of the people. If somebody dies of the fire accident, nothing bad can be explained for this. ये बहुत मतलब गंभीर विषय है, और आज आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया, और मेरे पास जितने भी छोटा अदना से मैं कार्य करता हूँ, आरटीआई के जरिए जानकारी निकालता हूँ, शोध करता हूँ, अनुसंधान करता हूँ, और सबसे बड़ी बात है जितने भी जनहित के मुद्दे हैं मेरी सारी रिसर्च उन्हीं पे होती है। मैं कोई दूसरे अन्य विषय पे नहीं करता, लेकिन आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बुलाकर मेरे जो मन के उद्गार थे आपके दर्शकों तक पहुंचाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। और ऐसे ही और जानकारियों से परिपूर्ण एपिसोड हम रमेश जी के साथ नए नए साक्षात्कार करके लाते रहेंगे, क्योंकि आप बहुत बड़े खजाना हैं। आपके पास करीब 10 से 12 साल आरटीआई के क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, और आपने बहुत सारे चीज़ों को सुधरवाने में भी मदद की है, तो इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार भी हैं। थैंक यू। और आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, और जल्दी मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।